तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अगर रात के 12 बजे आपके घर के बड़े बुजुर्ग की तबीयत खराब हो गई हो और उस वक्त घर पर कोई ना हो, तो ना ही तो आप अपने घर वालों को इतला कर पाओगे। तो उस समय आप सभी क्या करेंगे? बहुत लोग सोच रहे होंगे ना कि गांव वालों से मदद मांग लेंगे, पर वो भी ना मदद करे तो आप सभी क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, आप अपने दादा दादी की उनकी बिगड़ती हालत को देखकर खुद ही रात के 12 बजे तो क्या 2 बजे भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ मैंने भी किया था। जब देर रात दादी की तबीयत खराब हो गई, फिर जो मेरे साथ हुआ उसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक और दिल दहला देने वाली घटना। दोस्तों, मेरा नाम रंजित है और ये घटना सन 1995 की है, जब पापा टेलीफोन की कंपनी में काम किया करते थे और उस समय किसी किसी के पास ही मोटरसाइकिल हुआ करती थी, नहीं तो ज्यादातर लोग पैदल या साइकिल से ही आया जाया करते थे। फिर ऐसे एक दिन छोटाई काका के टेलीफोन पर पापा का फोन आया। दरअसल छोटाई काका के घर पर एक टेलीफोन था और उसी टेलीफोन से गांव के सभी लोगों से बात हो जाया करती थी। फिर ऐसे एक दिन छोटे काका के टेलीफोन पर पापा का फोन आया और पापा के फोन के पता चलते ही मैं छोटे काका के घर जा पहुंचा। और फिर जब मैंने फोन उठाकर बात किया तो पता चला कि पापा घर आ रहे हैं, वो भी इसी महीने की 15 तारीख को। अब ये बात जब मैंने अम्मा को बताई तो वो खुश हो गई। दरअसल मेरे पापा गांव में 5 साल बाद आ रहे थे और पापा से कभी कभी ही बातें हुआ करती थी। पापा के आने की बात सुनकर दादी भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि दादी अपने बेटे को 5 साल बाद मिलेंगी, क्योंकि माँ की ममता सिर्फ माँ ही समझ सकती है। अब हम सभी को पापा के आने का इंतजार था और इसी तरह कुछ ही दिन बीत गए और अब वो दिन भी आ गया जिस दिन का हम सभी को इंतजार था। पापा के आने की खुशी में मैं सुबह के 9 बजे ही अपने गांव के मेन गेट के पास खड़ा होकर मैं पापा का वेट करने लगा, क्योंकि उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अभी मैं उस गेट के पास पापा का वेट ही कर रहा था कि तभी कोई मेरी तरफ आता हुआ दिखा। उसे देखकर मुझे लगा कि वो पापा आ रहे हैं। ये सोचकर मैं भागते हुए उस ओर जाने लगा और जब मैं नजदीक पहुंचा तो पता चला कि वो पापा नहीं बल्कि गांव के राजेंद्र काका के बेटे थे। मुझे इस तरह आता हुआ देखकर उन्होंने मुझसे कहा, अरे क्या हुआ रंजित, जो तुम इस तरह भागते हुए आए? उनके इतना कहने पर मैंने उन्हें सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा कि तभी तो तुम इतना खुश हो। और इतना बोलकर वो चले गए और मैं फिर से गेट के पास आकर पापा का वेट करने लगा कि तभी मुझे फिर से कोई मेरी तरफ आता हुआ दिखा और फिर मुझे लगा कि कोई और होगा, जिस वजह से मैं वहीं पर खड़ा रहा। और जब थोड़ा और नजदीक आया तो मैंने देखा कि वो पापा ही थे जो मेरी तरफ आ रहे थे। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं भागते पापा के पास जा पहुंचा और पापा के हाथों से मैंने बैग ले लिया और पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। और फिर मैं और पापा दोनों साथ में घर पर आ गए। घर पहुंचते ही पापा दादी के पास गए और उनकी तबीयत के बारे में पूछा, जिस पर दादी ने कहा कि सब कुछ ठीक है। और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। फिर ऐसे एक दिन जब मैं पापा के पास बैठा था कि तभी पापा के दोस्त नीतीश अंकल आए, जो पापा के साथ एक टेलीफोन कंपनी में काम किया करते थे। दरअसल नीतीश अंकल की बेटी की शादी थी, जिस कारण वो हमें शादी का न्योता देने आए थे, जो इसी महीने की 25 तारीख को थी, जिसमें से सिर्फ 5 दिन ही बचे थे। नीतीश अंकल पापा को शादी का कार्ड देते वक्त ये कहकर गए कि शादी में सभी को आना है। मुझे उस दिन का भी इंतजार था जिस दिन हम सभी शादी में जाने वाले थे। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन हम सभी को शादी में जाना था। मैं शादी में जाने के लिए बहुत खुश था कि तभी पापा ने मुझे घर पर रुकने के लिए कहा और पापा के इतना कहने पर मेरी खुशी नाराजगी में तब्दील हो गई। मैंने अपने पापा से कई बार साथ जाने की जिद की, पर पापा ने मुझे साफ साफ मना कर दिया और कहा कि तुम और दादी घर पर रहो, क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। अब मुझे इतना बोलकर मम्मी पापा नीतीश अंकल की बेटी की शादी में चले गए और अब घर पर मैं और दादी ही थे। दोपहर से शाम होने को थी और कुछ समय के बाद मैं और दादी खाना पीना करके सो गए। और फिर जब मेरी रात में नींद खुली तो दादी दर्द से करा रही थी। दादी को इस तरह देखकर मैं उनके पास गया तो मैंने दादी से कहा, दादी क्या हुआ? जिस पर दादी ने बताया कि अचानक से मेरी सांस फूलने लगी है और अब दादी की हालत भी बुरी तरह से बिगड़ती जा रही थी। उन्हें इस तरह देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और जब मेरी नज़र घड़ी पर गई
तो मैंने देखा कि अभी रात के 12 बज रहे थे और दादी की तबीयत खराब होती जा रही थी। दरअसल डॉक्टर का घर यहाँ से दूसरे गांव में था, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। और ऊपर से ये अंधेरी रात दादी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। दादी को इस तरह देखकर मैं घर से टॉर्च लेकर मैं साइकिल से डॉक्टर के घर की तरफ निकल पड़ा। टॉर्च की रोशनी के सहारे डॉक्टर के घर की तरफ मैं बढ़ता जा रहा था। गांव में चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी और किसी भी घर के अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। हालांकि इस अंधेरी रात में मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था, पर दादी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, जिस वजह से मैं अपने डर को काबू में करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। जैसे मैं अपने गांव से बाहर निकला तो वैसे ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा हो। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे की तरफ पलटकर देख सकूं। मैं अपनी साइकिल की रफ्तार को तेज करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के बाईं तरफ गई। तो फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और वहीं पर मैंने साइकिल रोक दी। और अब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस तरफ मैं टॉर्च की रोशनी मार सकूं। दरअसल मैंने देखा कि रोड के बाईं तरफ किसी की आंखें चमक रही थी, जिसे देखकर मेरे हाथ पर कांपने लगे। और अब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे की तरफ जाऊं। अभी मैं डरा सहमा उस ओर ही देख रहा था कि तभी वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मेरे तो पैर कपकपाने लगे और झटपट मैंने साइकिल घर की तरफ मोड़ ली। और जैसे मैं साइकिल लेकर घर की तरफ भागने वाला था कि तभी मुझे एक और आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो उसे देखकर तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल जिसे देखकर मैं डर रहा था वो नीलगाय थी, जो रात में एक अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। और उसी नीलगाय की आंखें रात में बहुत ही ज़्यादा चमक रही थी, जिसे देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया। अभी मैं उस नीलगाय की तरफ ही देख रहा था कि तभी वहां पर बहुत सारे नीलगाय आ गए और फिर आवाज निकालते हुए वहां से चले गए। उन सभी के जाते ही मैं भी अपनी साइकिल से फिर से डॉक्टर के घर की तरफ निकल पड़ा और जैसे तैसे करके मैं डॉक्टर के घर जा पहुंचा। डॉक्टर के घर पहुंचकर मैंने उनके घर के दरवाजे को खटखटाते हुए आवाज देने लगा। मेरी आवाज सुनकर डॉक्टर साहब ने दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा कि कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ पर? डॉक्टर के इतना कहने पर मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर डॉक्टर साहब घर के अंदर गए और घर के अंदर से कुछ दवा लेकर आए और उन्होंने मुझे दवा देते हुए कहा कि ये दवा खिला देना, कुछ समय के बाद उन्हें आराम हो जाएगा। डॉक्टर साहब के इतना कहते ही मैं दवा लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। अभी मैं घर की तरफ ही जा रहा था कि तभी अचानक से टॉर्च ब्लिंक करने लगी और टॉर्च को ब्लिंक करता हुआ देखकर मैंने टॉर्च को हल्के हाथों से उस टॉर्च को हैंडल पर पटका और हैंडल पर पटकते ही टॉर्च का ब्लिंक करना बंद हो गया और मैं उसी के सहारे घर की तरफ जाने लगा। अभी मैं घर की तरफ ही जा रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सामने से गुजरा हो। और फिर जब मैंने उस ओर टॉर्च मारी तो मुझे कोई भी नजर नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम था और यही सोचकर मैं आगे की तरफ गाना गुनगुनाते हुए घर की तरफ बढ़े जा रहा था ताकि मुझे और कोई आवाज़ न सुनाई पड़े। पर इस अंधेरी रात में मैं अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। अपने डर को काबू में करते हुए मैं गुनगुनाते हुए आगे की तरफ बढ़े जा रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे साइकिल पर बैठा हुआ है। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो उसे देखकर मेरी आंखें फट गईं और लड़खड़ाते हुए मैं साइकिल लेकर गिर पड़ा। दरअसल मैंने देखा कि मेरे पीछे साइकिल पर एक औरत बैठी थी जिसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी और उसका चेहरा कटा फटा था और साथ ही उसके बाल सफ़ेद थे जो बहुत ही ज़्यादा लंबे घने थे। और उस औरत का भयानक रूप देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया, जिस वजह से मैं अपनी साइकिल लेकर नीचे गड्ढे में गिर पड़ा। गड्ढे में साइकिल को लेकर गिरने की वजह से मेरे पैर के घुटने में चोट आ गई और फिर जब मैंने उठकर पीछे की तरफ पलट कर देखा तो वो औरत मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। फिर मैं टॉर्च की तलाश करने लगा। दरअसल जब मैं साइकिल लेकर गड्ढे में गिरा तो मेरे हाथ से टॉर्च कहीं पर गिर पड़ी थी और रात के अंधेरे में अब वो टॉर्च मुझे नजर नहीं आ रही थी। अभी मैं टॉर्च की तलाशी कर रहा था कि तभी मेरी नज़र सामने की तरफ गई तो उसे देखकर मानो एक पल के लिए मेरी जान ही निकल गई। दरअसल मैंने देखा कि वो औरत टॉर्च लेकर सामने खड़ी थी
और टॉर्च की रोशनी उस औरत ने अपने चेहरे पर की थी, जिससे वो औरत भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। और उस औरत का ये भयानक रूप देखकर तो मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे थे और मेरे सर से पसीना टपकने लगा था। अभी मैं डरा सहमा उस तरफ ही देख रहा था कि तभी अचानक से वो औरत गायब हो गई। और उस औरत को गायब होता हुआ देखकर मैं और भी ज्यादा घबरा गया। और जैसे मैं वहां से भागने वाला था कि तभी अचानक से वो औरत मेरे सामने आ गई। और उस औरत को अपने पास देखकर मेरी दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई। अभी मैं डरा सहमा उस औरत की ओर ही देख रहा था कि तभी उस औरत ने मेरा गला पकड़ लिया। और उस औरत के गला पकड़ते ही मैं उस औरत से अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर वो औरत मेरा गला छोड़ ही नहीं रही थी कि तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। और उस आवाज़ के सुनते हुए उस औरत ने मेरा गला छोड़ दिया और फिर अचानक से वो गायब हो गई। दरअसल वो आवाज़ मेरे गांव के एक काका की थी, जो बहुत ही बड़े ओझा थे, यानी कि वो भूत प्रेत चुड़ैल को अपने तंत्र विद्या से भगाते थे और उनसे भूत पिशाच भी बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। शायद इसी वजह से उनकी आवाज़ सुनकर उस औरत ने मेरा गला छोड़ दिया। और उस औरत के गला छोड़ते ही मैं भागते उन बाबा के पास जा पहुंचा। जैसे मैं उनके पास जा पहुंचा तो वो मुझे यहाँ पर देखकर हैरान हो गए। तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे बेटा? उनके इतना कहने पर मैंने उन्हें सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर वो चौंक गए, जिस पर उन्होंने कहा, तुम्हें इतनी रात को नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर एक कश्मीरी चुड़ैल रहती है, जो उसके हत्थे चढ़ जाता है उसे वो जिंदा नहीं छोड़ती। वो तो भगवान का शुक्र है जो मैं सही समय पर आ गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। उनके इतना कहने पर मैंने कहा, बाबा आप इतनी रात को यहाँ से लौटकर कहाँ जा रहे थे? जिस पर उन्होंने बताया कि वो क्या है बेटा, मैं नाच का तमाशा देखने के लिए गया था और जब अच्छा नहीं लगा तो मैं घर की ओर चल दिया और तुम यहाँ पर मिल गए। बाबा की ये बात सुनकर मैं मन ही मन भगवान को प्रणाम किया कि जो भगवान ने बाबा को सही समय पर यहाँ पर भेज दिया, नहीं तो मेरा मरना तो तय था। फिर मैं और बाबा आपस में बातें करते हुए घर आ गए और बाबा मुझे घर छोड़कर अपने घर चले गए। घर पहुंचते मैंने दादी को दवा खाने के लिए दी और दवा खाने के बाद दादी की भी तबीयत ठीक हो गई। तो दोस्तों इस तरह से मेरा वो खौफनाक रात का सफ़र कटा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।